सोचिए, अगर बादशाह अकबर, जो हमेशा बीरबल की राय मानते थे, एक दिन अचानक कह दें, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हाँ, वही बीरबल जिसकी बुद्धि पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता था। तो फिर हुआ क्या? दरबार में आया एक अजीब मुकदमा, जिसमें सही और गलत का फैसला इतना उलझा हुआ था कि यहाँ तक कि बीरबल ने भी हल निकालने में देर नहीं लगाई। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से फैसला करूंगा। और फिर शुरू हुआ घटनाओं का ऐसा सिलसिला, जिसमें हंसी भी थी, ताना भी, और ऐसी सच्चाई जिसने दरबार को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात, जब असली सच्चाई सामने आई, तो बादशाह अकबर खुद शर्म से मुस्कुराने लगे और बीरबल ने बस इतना कहा, हुजूर, कभी कभी राय न मानना भी राय मानने जैसा होता है। आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल की वो कहानी, जो साबित करती है कि बुद्धि और अहंकार का मुकाबला जब हो तो जीत किसकी होती है। अकबर ने पहली बार बीरबल की राय नहीं मानी। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। सुबह की धूप संगमरमर की फर्श पर बिखर रही थी और दीवाने खास में राजदरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। बीरबल अपने चिरपरिचित अंदाज में बैठे थे, आंखों में हल्की सी शरारत और चेहरे पर वो मुस्कान जो यह जताती थी कि किसी भी पहेली का हल उनके पास है। लेकिन आज का माहौल अलग था। अकबर बादशाह के चेहरे पर एक हल्की सी सख्ती थी और उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर तेजी से थपथपा रही थीं। अकबर तेज स्वर में, दरबारियों, आज हमारे सामने एक अनोखा मामला आया है और मैं चाहता हूं इसका फैसला मेरे तरीके से हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मेरे तरीके से ये शब्द अकबर ने बहुत कम बोले थे, क्योंकि अक्सर उनका तरीका बीरबल की राय के बाद ही तय होता था। मामला क्या था? दरबार के बीच खड़ा था एक दुबला पतला व्यापारी, नाम गोविंददास। उसके पास खड़ी थी एक औरत, मजबूत कदकाठी, आंखों में गुस्सा, नाम जमुनाबाई। गोविंददास ने शिकायत की, गोविंददास, हुजूर, मैंने इस औरत को 100 मन गेहूं उधार दिया था। तय हुआ था कि वो 1 महीने में वापस करेगी। महीना बीत गया, लेकिन गेहूं तो वापस नहीं आया। उल्टा कहती है, तुमने मुझे उधार दिया ही नहीं। जमुनाबाई, तुनक्कर, झूठ, मैंने तो तुमसे कोई अनाज लिया ही नहीं। और हुजूर, अगर मैंने लिया होता तो मेरी कोठी में गेहूं के बोरे होते, आप दरबार के सिपाही भेज कर देख लें। पहली राय और उसका इनकार। अकबर ने सब सुना और नजर बीरबल की तरफ घुमाई। अकबर, तो बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बीरबल, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें जमुनाबाई के पड़ोसियों से पूछना होगा कि पिछले महीने उनके घर से गेहूं की बोरियों की आवाजाही हुई थी या नहीं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। यह तरीका समझदारी भरा था, लेकिन अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अकबर, नहीं बीरबल, इस बार मैं तुम्हारी राय नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूं कि फैसला तुरंत यहीं और अभी हो। बीरबल थोड़ा चौंके, लेकिन चुप रहे। अकबर का असामान्य फैसला। अकबर ने कहा, दोनों के दावे अलग हैं, तो मैं फैसला इस तरह करूंगा, अगर जमुनाबाई सच बोल रही है तो वो आसानी से 50 मन गेहूं अपने सिर पर रखकर दरबार के बाहर ले जा सकेगी। अगर वो नहीं उठा पाई तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पास गेहूं था, जिसकी आदत उसे है। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। बीरबल धीरे से, हुजूर, यह तरीका न तो न्याय संगत है और न ही तार्किक,
लेकिन अकबर ने हाथ उठा दिया। अकबर, बीरबल, मैंने कह दिया, इस बार तुम्हारी राय नहीं मानूंगा। फैसले का तमाशा। दरबार के बीच 50 मन गेहूं की बोरी लाई गई। जमुना बाई ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बोरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी, अकबर, गोविंददास सही है। जमुना बाई को अनाज वापस करना होगा, वरना उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल खामोश रहे। सच्चाई की तलाश। फैसले के बाद बीरबल सीधे जमुना बाई के मोहल्ले गए। उन्होंने इधर उधर पूछताछ की और कुछ ही देर में एक रोचक सच्चाई सामने आ गई। जमुना बाई के घर पिछले महीने सच में गेहूं आया था, लेकिन वह उधार नहीं था। दरअसल उसके भाई ने शादी के मौके पर उसे अनाज दिया था और उसी अनाज को बेचकर जमुना ने कर्ज उतारा था, लेकिन गलती से उसने गोविंददास का उधार नहीं चुकाया। दरबार में वापसी और पलटवार। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, बीरबल हुजूर, कल आपने फैसला तेजी से किया, लेकिन न्याय में जल्दी से ज्यादा सही होना जरूरी है। और सच्चाई ये है कि जमुना बाई झूठी भी थी और गोविंददास भी चाला। अकबर चौंके। अकबर, मतलब? बीरबल, मतलब ये कि गोविंददास ने उधार 100 मन बताया, जबकि दिया सिर्फ 60 मन था, और जमुना बाई ने उसे पूरा चुकाने के बजाय आधा चुकाया। दोनों ने सच छुपाया। असली न्याय। बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, दोनों को उनके उनके हिस्से का नुकसान उठाना चाहिए। गोविंददास को सिर्फ 30 मन का अनाज लेना चाहिए और बाकी माफ कर देना चाहिए, और जमुना बाई को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर हंस पड़े। अकबर, बीरबल, लगता है इस बार मेरी हठ भी तुम्हारे हक में चली गई। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, कभी कभी राय न मानना भी राय मानने जैसा ही होता है, बस रास्ता लंबा हो जाता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। यह पहला मौका था जब अकबर ने बीरबल की राय नहीं मानी थी, लेकिन आखिरकार उसी पर लौट आए। सत्ता में अहंकार हो सकता है, लेकिन न्याय में सिर्फ सच होना चाहिए। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सुनवाई जिसमें गवाह खुद ही मुजरिम निकला। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सुबह सुबह गुलाब और केवड़े की खुशबू पूरे दीवाने खास में फैली हुई थी। दरबारी अपनी अपनी जगह पर सजी संवरी पगड़ियां बांधे बैठे थे। अकबर अपने सिंहासन पर और बीरबल पास में अपने चिरपरिचित आत्मविश्वासी अंदाज में। मगर आज दरबार में कुछ अलग था। अकबर के सामने एक ऐसा मुकदमा था जिसने पूरे दरबार की जिज्ञासा बढ़ा दी थी। मुकदमे की शुरुआत। दरबार के बीच खड़ा था एक आदमी, लंबा, पतला और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। नाम था हरिराम। उसके सामने खड़ा था एक ठिगना, गोलमटोल आदमी, कन्हैयालाल। हरिराम, हुजूर, इस कन्हैयालाल ने मेरे गोदाम से 50 गज रेशम चोरी किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा और पकड़ भी लिया, मगर ये कहता है कि रेशम उसका है। कन्हैयालाल तेज आवाज में, झूठ। हुजूर, ये हरिराम खुद मेरा रेशम हड़पना चाहता है। ये गवाह बनकर दरबार में आया है, लेकिन असल में चोरी इसने की है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। यहाँ तो गवाह और मुजरिम दोनों एक दूसरे को चोर बता रहे थे। अकबर की उलझन। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अकबर, ये तो अजीब मामला है। गवाह और आरोपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को थोड़ी देर में सुलझा सकता हूँ।
लेकिन इसके लिए मुझे दोनों को कुछ सवाल पूछने होंगे, जिनका जवाब ये दरबार में सबके सामने देंगे। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, मगर जल्दी करो। बीरबल की पूछताछ। बीरबल ने पहले हरिराम की तरफ देखा। बीरबल, हरिराम, तुमने कहा कि तुमने चोरी होते हुए देखी। चोरी किस समय हुई? हरिराम, रात के पहले पहर में। बीरबल, अच्छा, और चोरी करने वाला क्या पहने हुए था? हरिराम, काली धोती और लाल अंगोछा। बीरबल ने फिर कन्हैया लाल से वही सवाल पूछा। कन्हैया लाल, हुजूर, चोरी रात के तीसरे पहर हुई थी, और चोर ने सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी बांध रखी थी। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। दोनों के बयान इतने अलग थे कि साफ था, कोई न कोई झूठ बोल रहा है। पहला मोड़। बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल, हुजूर, दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग कमरे में भेज दें और उनके कपड़े भी दरबार में ही रखवा दें। फिर दोनों को नया कपड़ा देकर बुलाया जाए। अकबर ने आदेश दिया और दोनों अलग कर दिए गए। कुछ देर बाद दोनों वापस आए, नए कपड़ों में। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल, हुजूर, अब मैं इन्हें एक काम दूंगा। हमारे सिपाही दरबार के बाहर एक बड़ी रेशम की गठरी रखेंगे। दोनों को कहा जाएगा कि गठरी को उठाकर अंदर लाएं। अकबर ने कुछ समझते हुए भी चुपचाप आदेश दे दिया। दूसरा मोड़, चालाकी पकड़ में। गठरी बाहर रखी गई। दोनों एक साथ गए। लेकिन कुछ ही क्षण में दरबारियों ने देखा, कन्हैया लाल गठरी उठाने में काफी मेहनत कर रहा था, जबकि हरिराम ने बड़े आराम से उसे कंधे पर डाल लिया और चला आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, हुजूर, ये देखिए, गठरी में रेशम का वजन वही है जितना चोरी हुआ था। जिसे इसे उठाने में आसानी हो वही असली चोर है, क्योंकि वही इस वजन का आदी है। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। हरिराम पसीने से तरबतर था, लेकिन मुंह पर झूठी मुस्कान थी। असली सच? बीरबल ने कहा। बीरबल, हरिराम, तुमने खुद चोरी की, फिर अपने पुराने परिचित कन्हैया लाल को फंसाने के लिए गवाह बन गए। तुम्हारी गलती यही थी कि बयान बदल कर दिए और रेशम के वजन को आसानी से उठा लिया। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। अकबर, हरिराम को 1 महीने की कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है, और चोरी हुआ रेशम कन्हैया लाल को वापस किया जाए। दरबार की हंसी और सीख। कन्हैया लाल ने बीरबल को धन्यवाद कहा, मगर बीरबल बस मुस्कुरा दिए। बीरबल, हुजूर, कभी कभी गवाह का चेहरा भी मुजरिम से ज्यादा खतरनाक होता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चालाकी से दरबार की इज्जत भी बची और न्याय भी हुआ। गवाह पर आंख मूंदकर भरोसा करना उतना ही खतरनाक है जितना चोर पर। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पंडित जो हर जवाब में सवाल पूछता था। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगाता था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, दरबारियों की भीड़ लगी थी, और बीरबल अपने चिरपरिचित शांत लेकिन चुभती मुस्कान के साथ बैठे थे। लेकिन आज की सुबह अलग थी। दरबार में एक नया मेहमान आया था, और वो भी ऐसा जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लंबी सी धोती, मोटा चश्मा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और हाथ में ताड़पत्रों का पुलिंदा, ये थे पंडित भवानी शंकर। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब सवाल से ही देते थे। दरबार में आगमन। अकबर ने उनका स्वागत किया और कहा। अकबर, पंडित जी, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं और आपके पास हर सवाल का उत्तर है।
पंडित भवानी शंकर धीरे से मुस्कुराकर, हुजूर, क्या ज्ञानी वही नहीं होता जो उत्तर देने से पहले यह पूछे कि प्रश्न सही है भी या नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल में हल्की हंसी फैल गई। पहली उलझन। अकबर ने सोचा कि पंडित का परीक्षण किया जाए। अकबर, अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? पंडित, हुजूर, क्या आप समय को तेज मानते हैं या विचार को? अकबर थोड़ा चौंके, मैंने आपसे जवाब मांगा, सवाल नहीं। पंडित, और क्या बिना सवाल किए जवाब समझ में आता है? दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल की खामोशी। आम तौर पर बीरबल किसी भी नए मेहमान के आने पर मजाक में दो चार बात जरूर करते थे, लेकिन आज वो चुप थे। वो पंडित को ध्यान से देख रहे थे। पंडित के सवाल जवाब का तरीका दरबारियों को मजेदार लग रहा था, लेकिन बीरबल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि पंडित सिर्फ चतुराई दिखाने के लिए नहीं आए, बल्कि इसके पीछे कोई और कारण है। दूसरी चुनौती। अकबर ने पंडित से दूसरा सवाल पूछा। अकबर, अगर आपके पास दो थैले हों, एक में सोना और एक में चांदी, और आपको सिर्फ एक चुनना हो, तो आप किसे लेंगे? पंडित, हुजूर, क्या आपने यह तय कर लिया है कि मैं गरीब हूँ जो सिर्फ ले सकता हूँ? अकबर ने भौहें चढ़ाई, मैंने तो बस। पंडित बीच में टोकते हुए, या फिर क्या आप मुझे लालची मानते हैं? दरबारियों के चेहरों पर हंसी आ गई, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब हल्की झुंझलाहट थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अब समय आ गया है कि पंडित की असलियत सामने लाई जाए। उन्होंने अकबर से इजाजत ली और बोले, बीरबल, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं पंडित जी से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वो हर बार सवाल से जवाब देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो सचमुच अद्भुत हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, देखो कैसे निपटते हो। पहला सवाल। बीरबल, पंडित जी, अगर कोई आदमी चोरी करे और आप उसे पकड़ लें तो क्या आप उसे माफ करेंगे? पंडित, बीरबल जी, क्या चोरी सिर्फ सामान की होती है या भरोसे की भी? बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, पहला पास हुआ। दूसरा सवाल। बीरबल, अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो सबसे पहला आदेश क्या देंगे? पंडित, क्या राजा का पहला आदेश उसकी ताकत दिखाने के लिए होता है या उसकी बुद्धि दिखाने के लिए? दरबार में कुछ दरबारी वाह बोल उठे। तीसरा सवाल, असली दा। बीरबल, अगर आपको पता चले कि आपके ताड़पत्रों में लिखा आधा ज्ञान गलत है तो क्या आप बाकी आधा भी छोड़ देंगे? पंडित थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पंडित, क्या बिना पढ़े कोई जान सकता है कि ज्ञान सही है या गलत? बीरबल ने तुरंत कहा। बीरबल, तो फिर पंडित जी, क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो सही है? पंडित चुप। उनके होंठ हिले, लेकिन कोई सवाल नहीं निकला। असलियत का खुलासा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। बीरबल, हुजूर, ये पंडित जी असल में काशी के नहीं बल्कि आगरा के व्यापारी हैं। ये लोगों को उलझा उलझा कर अपना माल बेचते हैं, और यहाँ भी इन्हें कोई और मकसद से भेजा गया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता? बीरबल, इनके ताड़पत्रों में ज्यादातर बातें अधूरी हैं, ताकि कोई सवाल पूछे तो ये उल्टा सवाल पूछकर बच निकलें। और अभी जब मैंने सीधा सबूत मांगा तो इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं था। न्याय और हास्य। अकबर ने आदेश दिया कि पंडित को बिना सजा दिए बस दरबार से विदा कर दिया जाए, लेकिन ये हिदायत दी जाए कि वो अपने असली पेशे पर लौट जाएं और ज्ञान का व्यापार न करे। पंडित जाते जाते बोले, पंडित हुजूर, तो क्या आज मेरी हार हुई?
बीरबल मुस्कुराते हुए, नहीं पंडित जी, हार आपकी नहीं, सवालों की आदत की हुई है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सीख, हर सवाल समझदारी नहीं दिखाता, कभी कभी वो जवाब से बचने का तरीका भी होता है। अगली कहानी, बीरबल और वो बनिया जिसने तौल के तराजू से इंसान को तोलने की ठानी। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी की गलियों में सुबह सुबह एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। लोग कह रहे थे, अरे सुना क्या, सेठ लाला गणेश दास आज किसी इंसान को अपने तराजू से तौलने वाला है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तराजू पर तो सोना चांदी अनाज मसाले तौले जाते हैं, लेकिन इंसान, वो भी पूरे दरबार के सामने। ये खबर अकबर के कानों तक पहुंची और उन्होंने तुरंत सेठ को दरबार में बुलवाया। दरबार में बुलावा। सेठ गणेश दास एक मोटे ताजे गोलमटोल आदमी थे, जिनकी मोटी मूछें और चौड़ा पेट उनकी शान थी। वो हाथ में एक छोटा तराजू और एक बड़ा लकड़ी का तराजू लेकर आए। अकबर गंभीर स्वर में, सेठ जी, ये क्या सुना जा रहा है? आप इंसान को तौलने की बात कर रहे हैं? सेठ हाथ जोड़कर, हुजूर, जी हाँ, मैंने तराजू बनाने की नई कला सीखी है। इससे मैं किसी भी इंसान का वजन तौल सकता हूं और उसके चरित्र का अंदाजा लगा सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। वजन से चरित्र, ये कौन सी विद्या है? बीरबल की दिलचस्पी। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो जानते थे कि ये मामला सीधा नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल सेठ जी, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि आपका तराजू सिर्फ वजन नहीं बताएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि आदमी ईमानदार है या बेईमान? सेठ, बिल्कुल बीरबल जी। और आज मैं दरबार में सबके सामने इसका प्रदर्शन करूंगा। पहला परीक्षण। सेठ ने कहा, हुजूर, मैं दरबार के किसी भी व्यक्ति को तौल सकता हूं। पहले कोई स्वेच्छा से आगे आए। एक जवान सिपाही आगे आया। सेठ ने उसे तराजू के बड़े पलड़े पर खड़ा किया और दूसरी तरफ पत्थरों से वजन बराबर किया। फिर अपनी मोटी किताब में देखकर बोले, सेठ, इसका वजन 5 मन 12 सेर है। यह बहादुर है लेकिन थोड़ा आलसी भी। सिपाही ने हंसते हुए हामी भर दी, मानो ये सच हो। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर की चुनौती। अकबर को ये खेल मजेदार लगा। अकबर, अच्छा सेठ जी, अगर ये विद्या सच है तो आप मेरे सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल को तौलकर बताइए। सेठ ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। बीरबल का तौलना। बीरबल बड़े आराम से तराजू के पलड़े पर चढ़ गए। सेठ ने वजन बराबर किया और फिर किताब देखकर बोले, सेठ, हुजूर, बीरबल का वजन 4 मन 8 सेर है। और इनका चरित्र? ये बहुत चालाक, हाजिर जवाब, लेकिन कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल बस चुपचाप सेठ को देख रहे थे। बीरबल का संदेह। बीरबल ने सोचा, ये सेठ या तो बहुत बड़ा ढोंगी है या फिर किसी चाल में लगा है। उन्होंने कहा, बीरबल सेठ जी, अगर आपका तराजू सच बताता है तो क्यों न आज इसे एक ऐसे आदमी पर आजमाया जाए जिसका अतीत सिर्फ मैं और बादशाह जानते हैं। सेठ ने बिना सोचे मान लिया। दूसरा परीक्षण, चाल की तैयारी। बीरबल ने गुप्त रूप से सिपाहियों को भेजा और एक अजनबी आदमी को दरबार में बुलवाया। वो आदमी फटेहाल कपड़ों में, बहुत दुबला-पतला और घबराया हुआ था। बीरबल सेठ जी, अब इस आदमी का वजन और चरित्र बताइए। सेठ ने तराजू लगाया,
वजन बराबर किया और फिर अपनी किताब में देखकर बोले, सेठ इसका वजन 3 मन 2 सेर है। यह गरीब है लेकिन ईमानदार। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बीरबल हंस पड़े। सच का खुलासा। बीरबल हुजूर, ये वही आदमी है जिसे 1 साल पहले दरबार से चोरी करते पकड़ा गया था और सजा दी गई थी। ये न तो पूरी तरह ईमानदार है, न ही इसका वजन किसी चरित्र का प्रमाण है। सेठ का चेहरा उतर गया। अकबर गुस्से में, तो सेठ ये सब धोखा है। सेठ हकलाने लगा, हुजूर मैं तो बस लोगों का विश्वास जीतकर अपने तराजू बेचने आया था। बीरबल की सीख भरी चाल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल हुजूर, ये सेठ असल में चरित्र नहीं तौल रहा, बल्कि लोगों की आदत का फायदा उठा रहा है। कोई भी जब अपने बारे में आधा सच और आधा चापलूसी सुनता है तो उसे सब सच लगने लगता है। अकबर हंसे, तो फिर इसका क्या किया जाए? बीरबल, सेठ को एक सजा दीजिए कि अब से ये सिर्फ तराजू बेचे, मगर चरित्र का तौलना छोड़ दे। और लोगों को सिखाइए कि इंसान का वजन उसके दिल और दिमाग से होता है, न कि पलड़े से। अंत का हास्य। सेठ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। जाते जाते बीरबल से बोले, सेठ मंत्री जी, लेकिन मानिए कि तराजू ने आपका वजन तो सही बताया। बीरबल हंसते हुए, सेठ जी, वजन सही हो सकता है, लेकिन अक्ल का वजन अभी आपके तराजू में नहीं है। दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख। लोग अक्सर सच और तारीफ का मिलाजुला मिश्रण ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और यही सबसे आसान तरीका है उन्हें धोखा देने का। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मुनीम जो हिसाब उंगलियों से नहीं, कान से करता था। एक बार की बात है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं कवि अपने ताजा शेर सुना रहे थे, कहीं नृत्यांगनाएं अपने पाव की घुंघरुओं की झंकार से माहौल में मिठास घोल रही थीं, तो कहीं सैनिक अपनी जीत की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन इन सबके बीच आज एक अजीब सी चर्चा हो रही थी, कान से हिसाब करने वाला मुनि। दरबार के बाहर और अंदर हर कोई उसी की बातें कर रहा था। कोई कहता, अरे भाई ये तो चमत्कार है, तो कोई मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे ये तो धोखा है, कान से कौन हिसाब करता है भला। लेकिन सच यह था कि कुछ दिन पहले ही आगरा में एक व्यापारी ने दावा किया था कि उसके पास एक ऐसा मुनीम है जो केवल सुनकर, बिना अबेकस, बिना उंगलियों, बिना कलम कागज के लाखों का हिसाब तुरंत बता देता है। बात इतनी अजीब थी कि अकबर के कानों तक पहुंच गई। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो हर चीज में दिलचस्पी रहती है, ये कान से हिसाब करने वाला मामला सुना तुमने? बीरबल ने शांति से कहा, जहां तक मैंने सुना है, जहां भी अकल और चालाकी की गंध आती है, वहां या तो कोई नया आविष्कार होता है या फिर कोई पुराना धोखा। अकबर हंसे, तो हमें देखना चाहिए कि ये मुनीम आविष्कार है या धोखा। दरबार में बुलावा। अगले ही दिन आदेश जारी हुआ कि वह मुनीम अपने मालिक के साथ दरबार में उपस्थित हो। जब दोनों पहुंचे तो पूरा दरबार कौतूहल से भर गया। मुनीम दुबला पतला था, पर उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसके कान बड़े बड़े थे, जैसे सुनने के लिए ही बनाए गए हों। मालिक, जो कि एक मोटा सा व्यापारी था, गर्व से बोला, जहां पनाह, ये है मेरे मुनीम रघुपतिलाल जी, जो सिर्फ सुनकर और अपने कानों से गिनकर आपको पलक झपकते ही लाखों करोड़ों का हिसाब बता देंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पर हम परखा चाहेंगे। रघुपतिलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जो आप कहें। बस आपको नंबर जोर से बोलने होंगे और मैं सुनते सुनते हिसाब बता दूंगा। पहला परीक्षण।
अकबर ने दरबार के खजांची को बुलाकर कहा, ये जो हिसाब मैंने लिखवाया है इसे पढ़कर सुनाओ, पर ध्यान रहे ये कोई साधारण जोड़ घटाव नहीं बल्कि अलग अलग रकम, अलग अलग सिक्कों के वजन और मूल्यों का मिश्रण है। खजांची ने पढ़ना शुरू किया। 500 तांबे के सिक्के, जिनमें से 40 सिक्के आधे वजन के हैं, 60 चांदी के सिक्के, जिनमें से 10 का वजन 1.5 गुना है, 15 सोने के सिक्के, जिनमें 3 सिक्के शुद्ध सोने के नहीं हैं। पूरा दरबार गिनती और जटिलता सुनकर ही उलझ गया। लेकिन रघुपतिलाल जी ने कान एकदम सीधा किया, एक पल आंख बंद की और तुरंत बोला, कुल मूल्य 387 रुपए और 22 आना। दरबार में हलचल मच गई। खजांची ने गिनकर देखा, उत्तर हूबहू सही था। अकबर ने भौं उठाई, वाह! पर ये तो पहली परीक्षा थी, अभी बाकी हैं। दूसरा परीक्षण, बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ये कान से हिसाब करते हैं तो चलिए इन्हें कुछ ऐसा सुनाया जाए जिसमें संख्या और आवाज दोनों गड़बड़ हों। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक दरबारी को इशारा किया और धीरे से कहा, संख्याएं पढ़ते समय कभी धीरे, कभी तेज और कभी कभी बीच में खांसकर रुक जाना। दरबारी ने शुरू किया। 200 खांसी। 33 चांदी के सिक्के, जिनमें खांसी ईस का वजन आधा है, 40 सोने के सिक्के। इस बार रघुपतिलाल जी ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। कुछ क्षण के बाद बोले, हुजूर, कुल मूल्य शायद 283 रुपए और। बीरबल ने तुरंत कहा, गलत। खजांची ने जांच की, सचमुच गलत था। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, ये कैसे? पहली बार तो बिल्कुल सही निकले, अब क्यों नहीं? रघुपतिलाल जी ने सकपकाकर कहा, हुजूर, मेरी गिनती कान से होती है, लेकिन कान सिर्फ संख्या ही नहीं, बोलने के लय और क्रम को भी गिनते हैं। अगर लय बिगड़ जाए तो गिनती में फर्क आ जाता है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही तो राज है, ये सज्जन वास्तव में उंगलियों से या दिमाग में जोड़ नहीं करते। ये केवल आपके बोले गए शब्दों को क्रम और ध्वनि के हिसाब से याद रखते हैं और उसके पैटर्न से हिसाब निकालते हैं। जैसे ही पैटर्न टूटा, ये गलती कर बैठे। असली खेल का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैंने इनकी चाल समझ ली है। ये हिसाब सुनते समय उंगलियों से छोटे छोटे इशारे करते हैं, जो कि इनकी मानसिक गिनती का हिस्सा है। पहले परीक्षण में ये सहज थे, इसलिए सही बोले। दूसरे में जब आवाज की लय बदली तो इनके पैटर्न में गड़बड़ी हो गई। अकबर ने कहा, तो क्या ये धोखा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पूरी तरह नहीं। ये गणितज्ञ तो हैं, पर इनके कान से गिनने का दावा बस दिखावा है। असल में ये याददाश्त और पैटर्न का खेल खेलते हैं। व्यापारी लाल पीला हो गया, हुजूर, मैं तो समझता था ये सचमुच कान से गिनते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो अब इन्हें अपने कानों के बजाय उंगलियों से काम करने दो और हमारे खजांची को सिखा दो, ताकि हमें मुफ्त में एक और गिनती का तरीका मिल जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का मोड़। लेकिन जैसे ही सभा खत्म हुई, बीरबल को एक दरबारी ने आकर धीरे से कहा, महाराज, आज आपने रघुपतिलाल जी का भंडाफोड़ कर दिया। पर आपको पता है, कल रात इन्हें महल के पीछे किसी अजनबी से बात करते देखा गया था, और वो बातचीत कुछ हिसाब किताब की नहीं बल्कि खजाने के नक्शे की लग रही थी। बीरबल ने तुरंत सोचा, खजाना और ये मुनीम। मामला अब सिर्फ गिनती का नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सुनहरी मछली जो गवाही दे सकती थी।
एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह एक अजीब सी हलचल थी। दरबारियों में कानाफूसी हो रही थी, पहरेदार इधर उधर दौड़ रहे थे और महल के सामने एक लंबी भीड़ जमा थी। कारण, दरबार में एक व्यापारी अपने हाथ में पानी से भरा हुआ शीशे का बर्तन लेकर आया था, जिसमें एक बेहद खूबसूरत चमचमाती सुनहरी मछली तैर रही थी। व्यापारी ने आते ही सलाम किया। जहां पनाह, ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, ये गवाही दे सकती है। अकबर की भौहें तन गईं और दरबारियों की हंसी छूटते छूटते रुक गई। गवाही? वो भी मछली? अकबर ने आधा मजाक आधा आश्चर्य से कहा। व्यापारी बोला, जी हुजूर, ये मछली किसी को भी सच बोलने पर मजबूर कर देती है। जो भी इसके सामने झूठ बोलेगा, ये पानी में उछलकर उसके चेहरे पर छींटे मार देगी। पूरा दरबार अचानक गंभीर हो गया, लेकिन राजकवी रहीम ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बढ़िया बात है। अब अदालत में सच झूठ की जांच करने के लिए काजी की जगह मछली बैठा दीजिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को दिलचस्पी हुई। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर ये सच है तो आज दरबार में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन याद रखना, अगर ये छल निकला तो तुम्हारी सजा बहुत भारी होगी। मछली की पहली परीक्षा। दरबारियों में सबसे पहले आया महामंत्री। अकबर ने पूछा, बताओ, तुम कल रात कहाँ थे? महामंत्री ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं तो राजकोष के हिसाब किताब देख रहा था। बस इतना कहना था कि मछली ने अचानक पानी में जोर से छलांग मारी और छींटे सीधे महामंत्री के चेहरे पर पड़े। पूरे दरबार में ओहो की आवाज गूंज गई। अकबर ने शक से महामंत्री को देखा तो, तुम राजकोष नहीं देख रहे थे? महामंत्री हकलाने लगे। वो, दरअसल मैं अपने घर में था, लेकिन एक खास मेहमान से मिलने गया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, लगता है मछली सही दिशा में तैर रही है। दूसरी परीक्षा, बीरबल का इम्तिहान। अकबर ने सोचा, अगर ये मछली सचमुच सच्चाई पहचानती है तो बीरबल को भी परखना चाहिए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है? बीरबल ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर हर सोच आपके सामने रख दूं तो दरबार की शांति खत्म हो जाएगी। मछली पानी में चुपचाप तैरती रही, कोई छींटा नहीं मारा। अकबर हैरान, मतलब तुम सच कह रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी, और कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा सच होता है। चुनौती का मोड़। लेकिन तभी महल के अंदर से खबर आई, राजकोष से सोना चोरी हो गया है। अकबर गुस्से में, दरबार में ही कोई चोर है। अब ये मछली हमें बताएगी कि कौन है। एक एक दरबारी को मछली के सामने बुलाया गया। किसी ने कहा, मैं निर्दोष हूं। किसी ने कहा, मुझे तो चोरी की खबर अभी मिली। कुछ पर मछली ने छींटे मारे, कुछ पर नहीं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि 3 ऐसे लोग जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे, उन पर भी मछली ने छींटे मारे। अकबर उलझन में पड़ गए, ये क्या खेल है? क्या मछली झूठ पकड़ने में गलती कर रही है? बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने सोचा, अगर ये मछली सचमुच झूठ पकड़ती है तो फिर ईमानदार लोग भी क्यों फंस रहे हैं? रात को उन्होंने चुपके से व्यापारी के कमरे में जाकर मछली का मटका देखा। वहां एक अजीब बात थी, पानी में हल्का सा तेज महक वाला पौधा मिला हुआ था, जो कुछ खास शब्दों की आवाज सुनते ही बुलबुले छोड़ता था और मछली को ऊपर उछलने पर मजबूर कर देता था। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि व्यापारी की चालाकी थी। असली साजिश।
अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कहा, आज हम अंतिम फैसला सुनाएंगे। व्यापारी गर्व से बोला, हुजूर देख लीजिए, मैंने दरबार में झूठ का अंत कर दिया। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, झूठ का अंत तभी होगा जब इस व्यापारी को उसके झूठ की सजा मिले। और उन्होंने मछली का राज सबके सामने खोल दिया। व्यापारी घबराकर बोला, मैं तो बस अपनी कला दिखाना चाहता था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, दरबार में धोखे की कोई जगह नहीं। तुम्हारी कला अब जेल की दीवारें देखेंगी। लेकिन उसी पल अचानक मछली ने पानी से छलांग लगाई और बीरबल के चेहरे पर छींटे मारे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, अब ये क्या है? तुमने तो सच कहा था, फिर ये छींटे क्यों? बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, शायद इस मछली ने भी मेरा एक राज पकड़ लिया है जो अभी मैं सबको नहीं बता सकता। पूरा दरबार एकदम सन्नाटे में डूब गया। अगली नई कहानी। बीरबल और चुप्पी साधे 100 गवाहों की चुनौती। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। मामला ऐसा कि जिसने सुन लिया वह हैरान रह गया, और जो सोचने बैठा वह माथा पकड़कर बैठ गया। दरबार में एक व्यापारी घबराया सा आया। उसके साथ 100 आदमी थे, हर किसी के चेहरे पर डर, लेकिन होठों पर ताला। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे गोदाम से कीमती माल चोरी हो गया है और इन 100 लोगों ने चोरी होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अकबर ने चौंक कर कहा, तो फिर ये गवाह बयान क्यों नहीं दे रहे? व्यापारी बोला, हुजूर, ये सब किसी अजीब वजह से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। अकबर ने उन 100 लोगों की तरफ देखा, हर कोई नजरें झुका रहा था, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी हो। बादशाह ने सख्ती से कहा, ये मुगलिया सल्तनत है, यहाँ सच बोलना पड़ेगा। लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा। दरबार में हलचल मच गई। कोई कह रहा था, शायद डर के मारे चुप हैं, तो कोई बोला, लगता है कोई कसम खा रखी है। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। कल सुबह तक इन 100 लोगों को सच बुलवा दो, वरना चोरी का राज हमेशा के लिए दब जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कल सुबह ये 100 लोग अपने मुंह से खुद ही सच उगल देंगे, बिना किसी को धमकाए, बिना यातना दिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई, ये कैसे करेगा? अकबर ने भी शक से पूछा, अगर न हुआ तो? बीरबल ने शांति से कहा, तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। रात की चाल। उस रात बीरबल ने 100 गवाहों को एक बड़े हॉल में बुलवाया। बीच में एक लंबा पर्दा लगवाया, जिसके पीछे किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सभी के सामने उन्होंने घोषणा की, इस पर्दे के पीछे एक पवित्र मूर्ति है, जो झूठ बोलने वालों को पहचान लेती है। अगर कोई चोरी की सच्चाई छिपाएगा, तो सुबह होते होते उसका चेहरा नीला पड़ जाएगा। गवाह आपस में देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हल्का डर झलकने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक एक करके पर्दे के पीछे जाओ, मूर्ति के सिर को हाथ लगाओ और बाहर आ जाओ। असल में पर्दे के पीछे कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक साधारण लकड़ी का सिर था, जिस पर बीरबल ने गुपचुप तरीके से कोयला मल रखा था। जो सच जानता था और डर रहा था कि वह झूठा समझा जाएगा, उसने सिर को छूने से बचने की कोशिश की। सुबह जब सबको बाहर लाया गया, तो बीरबल ने कहा, जो सच छुपा रहे हैं, उनका चेहरा नीला है। अकबर ने देखा, किसी का चेहरा नीला नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब सब सच बोल रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह,
नीला रंग चेहरों पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर को छुआ ही नहीं। जिसने सच देखा और छिपा रहा, वह डर के मारे मूर्ति को छूने से बच गया। फिर उन्होंने सबके हाथ दिखाने को कहा। कई के हाथों में कोयले का निशान था, लेकिन जिनके हाथ साफ थे वही असल में चोरी के गवाह थे और सच्चाई छुपा रहे थे। सच का खुलासा। जब उन साफ हाथ वालों से कड़ाई से पूछा गया तो राज खुल गया। असल में चोरी व्यापारी के ही एक रिश्तेदार ने की थी और सबको डर था कि अगर उसने सुना कि उन्होंने बयान दिया तो बदला लेगा। अकबर ने गवाहों की डर दूर कराई, चोर को पकड़ा और व्यापारी का माल वापस दिलवाया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो सच में नीले रंग से भी गहरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, जब लोग बोलते नहीं तो उनके हाथ बोल देते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और हंसते हंसते रुला देने वाला मुकदमा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मुकदमा आ गया। दरबारियों ने तो पहले ही देख लिया था कि मामला साधारण नहीं, लेकिन अकबर ने जब फरियादी को देखा तो उनकी भौहें जिज्ञासा में तन गईं। दरबार के बीचों बीच एक लंबा, पतला, सफेद धोती कुर्ता पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर मुस्कान भी थी, मगर पता चल रहा था कि वह भीतर से परेशान है, जैसे कोई हंसते हंसते रो पड़ा हो। अकबर ने पूछा, कहो भाई, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मुकदमा किसके खिलाफ है? वह आदमी बोला, जहां पनाह, नाम है गजेंद्र और मेरा मुकदमा इस शहर के सबसे बड़े हकीम हकीमतुल्ला के खिलाफ है। दरबार में हलचल मच गई। हकीमतुल्ला दरबार के पुराने परिचित थे, जो अपनी जड़ी बूटियों और नुस्खों के लिए मशहूर थे। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम उनका मुकदमा क्यों कर रहे हो? गजेंद्र ने सांस भरकर कहा, जहां पनाह, उन्होंने मुझे ऐसी दवा दी कि मैं अब बिना वजह हंसने लगता हूं। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। अकबर भी मुस्कुराए, मगर तुरंत गंभीर होकर बोले, ये तो अजीब बीमारी है। पर मुकदमा, हंसने में क्या बुराई? गजेंद्र बोला, जहां पनाह, आप समझ नहीं रहे। हंसते हंसते मेरा कारोबार ठप हो गया। ग्राहक सोचते हैं कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं, घर वाले समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूं, और कल तो मैंने अपने ससुराल में ऐसा हंसना शुरू किया कि ससुर जी ने मुझे बाहर निकाल दिया। दरबारियों के पेट में हंसी का तूफान फिर से उठ गया, मगर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हकीमतुल्ला, तुम क्या कहते हो? अकबर ने पूछा। हकीम साहब बोले, जहां पनाह, मैंने तो इन्हें खुश रहने की दवा दी थी। इसमें मेरा क्या दोष? अकबर बोले, खुश रहने की दवा, ऐसी भी कोई चीज होती है? हकीम ने गर्व से कहा, हुजूर, मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये दवा बनाई। यह इतनी असरदार है कि खाने वाला हर वक्त प्रसन्न रहता है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है यहां मामला सिर्फ दवा का नहीं, दिमाग का भी है। अकबर ने सिर हिलाया। तो बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने गजेंद्र से पूछा, तुम ये दवा कितने दिनों से खा रहे हो? 3 महीने से, गजेंद्र बोला। और ये बीमारी यानी हंसना कब से शुरू हुआ? दवा खाने के दूसरे दिन से ही। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे 3 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि गजेंद्र को दरबार में ही रहना होगा और वो हर दिन वही करेगा जो मैं कहूंगा। अकबर ने हामी भर दी। पहला दिन, हंसी को उल्टा करना। बीरबल ने गजेंद्र को कहा,
आज से तुम हर उस चीज पर रोना शुरू कर दो जिस पर लोग हंसते हैं, और जिस पर लोग रोते हैं उस पर हंसना। गजेंद्र ने आदेश मान लिया। उस दिन दरबार में एक नाचने वाला आया जिसने इतनी मजेदार हरकतें की कि सब हंस पड़े। मगर गजेंद्र वहीं बैठा आंसू बहाने लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। लोग हैरान। शाम को जब एक किसान अपने बैल की मौत की खबर लेकर आया और दुख में रो रहा था, गजेंद्र ने ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। किसान गुस्से से भर गया, मगर बीरबल ने उसे समझा दिया कि ये इलाज का हिस्सा है। दूसरा दिन हंसी का बोझ। बीरबल ने गजेंद्र को सुबह सुबह 10 किलो का एक बोरा पकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम्हें हंसी आए इस बोरे को सिर पर रखकर पूरे आंगन में दौड़ लगाना। पहले तो गजेंद्र को मजा आया, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते उसका दम फूल गया। हर बार हंसने की कीमत अब उसे पसीने से चुकानी पड़ रही थी। तीसरे पहर तक उसकी हालत ये हो गई कि जैसे ही हंसी का एहसास आता वो खुद को रोक लेता। तीसरा दिन हंसी का हिसाब। बीरबल ने तीसरे दिन गजेंद्र को एक छोटी सी थैली दी जिसमें चांदी के सिक्के थे। आज से जब भी तुम हंसो ये एक सिक्का दरबार के किसी भी पहरेदार को दे देना। शुरू में गजेंद्र ने इसे हल्के में लिया, लेकिन दिन के अंत में उसकी थैली खाली हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ये हंसी उसे सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रही है। चौथा दिन आखिरी परीक्षा। बीरबल ने घोषणा की, आज गजेंद्र को कोई दवा नहीं दी जाएगी, बस हम उसका मुकदमा यहीं निपटाएंगे। बीरबल ने हकीम हकीमतुल्ला को बुलाकर कहा, तुम्हारी दवा ने इसका स्वभाव बदल दिया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इसका असर कब खत्म होगा। हकीम बोले, हुजूर असर तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, कम हो जाएगा अगर दवा बंद कर दी जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, गजेंद्र को ये दवा अब नहीं दी जाएगी, और हकीम साहब आपको 40 दिन तक मुफ्त में इस शहर के मरीजों का इलाज करना होगा, ताकि आपकी दवा का फायदा सबको अच्छे से समझ आए। मामला खत्म या शुरू? कुछ दिनों में गजेंद्र की हंसी सामान्य हो गई। वो अब हंसता तो था, लेकिन सही मौके पर। कारोबार वापस चल पड़ा, ससुराल वालों ने भी उसे वापस बुला लिया। मगर 14वें दिन जब वो अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रहा था, नीचे से एक अजीब आवाज आई। उसने झांककर देखा, हकीम हकीमतुल्ला किसी और को वही दवा बेच रहे थे, और नया मरीज जोर जोर से हंसते हुए चला जा रहा था। गजेंद्र ने सोचा, अब तो ये शहर सच में हंसी का बाजार बनने वाला है। समाप्त। अगली नई कहानी। सोचिए, अगर बादशाह अकबर, जो हमेशा बीरबल की राय मानते थे, एक दिन अचानक कह दें, बीरबल आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हाँ, वही बीरबल जिसकी बुद्धि पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता था। तो फिर हुआ क्या? दरबार में आया एक अजीब मुकदमा, जिसमें सही और गलत का फैसला इतना उलझा हुआ था कि यहाँ तक कि बीरबल ने भी हल निकालने में देर नहीं लगाई। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से फैसला करूंगा। और फिर शुरू हुआ घटनाओं का ऐसा सिलसिला जिसमें हंसी भी थी, ताना भी, और ऐसी सच्चाई जिसने दरबार को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात, जब असली सच्चाई सामने आई तो बादशाह अकबर खुद शर्म से मुस्कुराने लगे, और बीरबल ने बस इतना कहा, हुजूर कभी कभी राय न मानना भी राय मानने जैसा होता है। आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल की वो कहानी जो साबित करती है कि बुद्धि और अहंकार का मुकाबला जब हो तो जीत किसकी होती है। अकबर ने पहली बार बीरबल की राय नहीं मानी।
एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। सुबह की धूप संगमरमर की फर्श पर बिखर रही थी और दीवाने खास में राजदरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। बीरबल अपने चिरपरिचित अंदाज में बैठे थे, आंखों में हल्की सी शरारत और चेहरे पर वो मुस्कान जो यह जताती थी कि किसी भी पहेली का हल उनके पास है। लेकिन आज का माहौल अलग था। अकबर बादशाह के चेहरे पर एक हल्की सी सख्ती थी और उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर तेजी से थपथपा रही थीं। अकबर तेज स्वर में, दरबारियों, आज हमारे सामने एक अनोखा मामला आया है और मैं चाहता हूं इसका फैसला मेरे तरीके से हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मेरे तरीके से ये शब्द अकबर ने बहुत कम बोले थे, क्योंकि अक्सर उनका तरीका बीरबल की राय के बाद ही तय होता था। मामला क्या था? दरबार के बीच खड़ा था एक दुबला पतला व्यापारी नाम गोविंददास। उसके पास खड़ी थी एक औरत मजबूत कदकाठी, आंखों में गुस्सा, नाम जमुनाबाई। गोविंददास ने शिकायत की, गोविंददास हुजूर, मैंने इस औरत को 100 मन गेहूं उधार दिया था। तय हुआ था कि वो 1 महीने में वापस करेगी। महीना बीत गया, लेकिन गेहूं तो वापस नहीं आया। उल्टा कहती है, तुमने मुझे उधार दिया ही नहीं। जमुनाबाई तुनक्कर, झूठ, मैंने तो तुमसे कोई अनाज लिया ही नहीं। और हुजूर, अगर मैंने लिया होता तो मेरी कोठी में गेहूं के बोरे होते, आप दरबार के सिपाही भेज कर देख लें। पहली राय और उसका इनकार। अकबर ने सब सुना और नजर बीरबल की तरफ घुमाई। अकबर, तो बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बीरबल हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें जमुनाबाई के पड़ोसियों से पूछना होगा कि पिछले महीने उनके घर से गेहूं की बोरियों की आवाजाही हुई थी या नहीं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। यह तरीका समझदारी भरा था, लेकिन अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अकबर, नहीं बीरबल, इस बार मैं तुम्हारी राय नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूं कि फैसला तुरंत यहीं और अभी हो। बीरबल थोड़ा चौंके, लेकिन चुप रहे। अकबर का असामान्य फैसला। अकबर ने कहा, दोनों के दावे अलग हैं, तो मैं फैसला इस तरह करूंगा। अगर जमुनाबाई सच बोल रही है तो वो आसानी से 50 मन गेहूं अपने सिर पर रखकर दरबार के बाहर ले जा सकेगी। अगर वो नहीं उठा पाई तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पास गेहूं था जिसकी आदत उसे है। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। बीरबल धीरे से, हुजूर, यह तरीका न तो न्यायसंगत है और न ही तार्किक। लेकिन अकबर ने हाथ उठा दिया। अकबर, बीरबल, मैंने कह दिया, इस बार तुम्हारी राय नहीं मानूंगा। फैसले का तमाशा। दरबार के बीच 50 मन गेहूं की बोरी लाई गई। जमुनाबाई ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बोरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी, अकबर, गोविंददास सही है। जमुनाबाई को अनाज वापस करना होगा, वरना उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल खामोश रहे। सच्चाई की तलाश। फैसले के बाद बीरबल सीधे जमुनाबाई के मोहल्ले गए। उन्होंने इधर-उधर पूछताछ की और कुछ ही देर में एक रोचक सच्चाई सामने आ गई। जमुनाबाई के घर पिछले महीने सच में गेहूं आया था, लेकिन वह उधार नहीं था। दरअसल उसके भाई ने शादी के मौके पर उसे अनाज दिया था और उसी अनाज को बेचकर जमुना ने कर्ज उतारा था, लेकिन गलती से उसने गोविंददास का उधार नहीं चुकाया। दरबार में वापसी और पलटवार। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और बोले,
बीरबल, हुजूर, कल आपने फैसला तेजी से किया, लेकिन न्याय में जल्दी से ज्यादा सही होना जरूरी है। और सच्चाई ये है कि जमुना बाई झूठी भी थी और गोविंददास भी चाला। अकबर चौंके। अकबर, मतलब? बीरबल, मतलब ये कि गोविंददास ने उधार 100 मन बताया, जबकि दिया सिर्फ 60 मन था। और जमुना बाई ने उसे पूरा चुकाने के बजाय आधा चुकाया। दोनों ने सच छुपाया। असली न्याय। बीरबल ने सुझाव दिया। हुजूर, दोनों को उनके उनके हिस्से का नुकसान उठाना चाहिए। गोविंददास को सिर्फ 30 मन का अनाज लेना चाहिए और बाकी माफ कर देना चाहिए। और जमुना बाई को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर हंस पड़े। अकबर, बीरबल, लगता है इस बार मेरी हठ भी तुम्हारे हक में चली गई। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, कभी कभी राय न मानना भी राय मानने जैसा ही होता है, बस रास्ता लंबा हो जाता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। यह पहला मौका था जब अकबर ने बीरबल की राय नहीं मानी थी, लेकिन आखिरकार उसी पर लौट आए। सत्ता में अहंकार हो सकता है, लेकिन न्याय में सिर्फ सच होना चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सुनवाई जिसमें गवाह खुद ही मुजरिम निकला। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सुबह सुबह गुलाब और केवड़े की खुशबू पूरे दीवाने खास में फैली हुई थी। दरबारी अपनी अपनी जगह पर सजी संवरी पगड़ियां बांधे बैठे थे। अकबर अपने सिंहासन पर और बीरबल पास में अपने चिरपरिचित आत्मविश्वासी अंदाज में। मगर आज दरबार में कुछ अलग था। अकबर के सामने एक ऐसा मुकदमा था जिसने पूरे दरबार की जिज्ञासा बढ़ा दी थी। मुकदमे की शुरुआत। दरबार के बीच खड़ा था एक आदमी, लंबा, पतला और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। नाम था हरिराम। उसके सामने खड़ा था एक ठिगना, गोलमटोल आदमी, कन्हैयालाल। हरिराम, हुजूर, इस कन्हैयालाल ने मेरे गोदाम से 50 गज रेशम चोरी किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा और पकड़ भी लिया, मगर ये कहता है कि रेशम उसका है। कन्हैयालाल तेज आवाज में, झूठ। हुजूर, ये हरिराम खुद मेरा रेशम हड़पना चाहता है। ये गवाह बनकर दरबार में आया है, लेकिन असल में चोरी इसने की है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। यहाँ तो गवाह और मुजरिम दोनों एक दूसरे को चोर बता रहे थे। अकबर की उलझन। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अकबर, ये तो अजीब मामला है। गवाह और आरोपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को थोड़ी देर में सुलझा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दोनों को कुछ सवाल पूछने होंगे, जिनका जवाब ये दरबार में सबके सामने देंगे। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, मगर जल्दी करो। बीरबल की पूछताछ। बीरबल ने पहले हरिराम की तरफ देखा। बीरबल, हरिराम, तुमने कहा कि तुमने चोरी होते हुए देखी। चोरी किस समय हुई? हरिराम, रात के पहले पहर में। बीरबल, अच्छा, और चोरी करने वाला क्या पहने हुए था? हरिराम, काली धोती और लाल अंगोछा। बीरबल ने फिर कन्हैया लाल से वही सवाल पूछा। कन्हैया लाल, हुजूर, चोरी रात के तीसरे पहर हुई थी और चोर ने सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी बांध रखी थी। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। दोनों के बयान इतने अलग थे कि साफ था, कोई न कोई झूठ बोल रहा है। पहला मोड़। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल, हुजूर, दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग कमरे में भेज दें और उनके कपड़े भी दरबार में ही रखवा दें। फिर दोनों को नया कपड़ा देकर बुलाया जाए। अकबर ने आदेश दिया और दोनों अलग कर दिए गए।
कुछ देर बाद दोनों वापस आए, नए कपड़ों में। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल हुजूर, अब मैं इन्हें एक काम दूंगा। हमारे सिपाही दरबार के बाहर एक बड़ी रेशम की गठरी रखेंगे। दोनों को कहा जाएगा कि गठरी को उठाकर अंदर लाएं। अकबर ने कुछ समझते हुए भी चुपचाप आदेश दे दिया। दूसरा मोड़ चालाकी पकड़ में। गठरी बाहर रखी गई। दोनों एक साथ गए। लेकिन कुछ ही क्षण में दरबारियों ने देखा, कन्हैया लाल गठरी उठाने में काफी मेहनत कर रहा था, जबकि हरिराम ने बड़े आराम से उसे कंधे पर डाल लिया और चला आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हुजूर, ये देखिए, गठरी में रेशम का वजन वही है जितना चोरी हुआ था। जिसे इसे उठाने में आसानी हो वही असली चोर है, क्योंकि वही इस वजन का आदी है। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। हरिराम पसीने से तरबतर था, लेकिन मुंह पर झूठी मुस्कान थी। असली सच? बीरबल ने कहा। बीरबल, हरिराम, तुमने खुद चोरी की, फिर अपने पुराने परिचित कन्हैया लाल को फंसाने के लिए गवाह बन गए। तुम्हारी गलती यही थी कि बयान बदल कर दिए और रेशम के वजन को आसानी से उठा लिया। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। अकबर, हरिराम को 1 महीने की कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है और चोरी हुआ रेशम कन्हैया लाल को वापस किया जाए। दरबार की हंसी और सीख। कन्हैया लाल ने बीरबल को धन्यवाद कहा, मगर बीरबल बस मुस्कुरा दिए। बीरबल हुजूर, कभी कभी गवाह का चेहरा भी मुजरिम से ज्यादा खतरनाक होता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी चालाकी से दरबार की इज्जत भी बची और न्याय भी हुआ। गवाह पर आंख मूंदकर भरोसा करना उतना ही खतरनाक है जितना चोर पर। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पंडित जो हर जवाब में सवाल पूछता था। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगाता था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, दरबारियों की भीड़ लगी थी और बीरबल अपने चिरपरिचित शांत लेकिन चुभती मुस्कान के साथ बैठे थे। लेकिन आज की सुबह अलग थी। दरबार में एक नया मेहमान आया था, और वो भी ऐसा जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लंबी सी धोती, मोटा चश्मा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और हाथ में ताड़पत्रों का पुलिंदा, ये थे पंडित भवानी शंकर। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब सवाल से ही देते थे। दरबार में आगमन। अकबर ने उनका स्वागत किया और कहा, अकबर पंडित जी, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं और आपके पास हर सवाल का उत्तर है। पंडित भवानी शंकर धीरे से मुस्कुराकर, हुजूर, क्या ज्ञानी वही नहीं होता जो उत्तर देने से पहले यह पूछे कि प्रश्न सही है भी या नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल में हल्की हंसी फैल गई। पहली उलझन। अकबर ने सोचा कि पंडित का परीक्षण किया जाए। अकबर, अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है। पंडित, हुजूर, क्या आप समय को तेज मानते हैं या विचार को। अकबर थोड़ा चौंके, मैंने आपसे जवाब मांगा, सवाल नहीं। पंडित, और क्या बिना सवाल किए जवाब समझ में आता है। दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल की खामोशी। आम तौर पर बीरबल किसी भी नए मेहमान के आने पर मजाक में 2-4 बात जरूर करते थे, लेकिन आज वो चुप थे। वो पंडित को ध्यान से देख रहे थे। पंडित के सवाल जवाब का तरीका दरबारियों को मजेदार लग रहा था, लेकिन बीरबल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि पंडित सिर्फ चतुराई दिखाने के लिए नहीं आए, बल्कि इसके पीछे कोई और कारण है। दूसरी चुनौती। अकबर ने पंडित से दूसरा सवाल पूछा।
अकबर, अगर आपके पास 2 थैले हों, एक में सोना और एक में चांदी, और आपको सिर्फ एक चुनना हो, तो आप किसे लेंगे? पंडित, हुजूर, क्या आपने यह तय कर लिया है कि मैं गरीब हूँ जो सिर्फ ले सकता हूँ? अकबर ने भौहें चढ़ाई, मैंने तो बस। पंडित बीच में टोकते हुए, या फिर क्या आप मुझे लालची मानते हैं? दरबारियों के चेहरों पर हंसी आ गई, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब हल्की झुंझलाहट थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अब समय आ गया है कि पंडित की असलियत सामने लाई जाए। उन्होंने अकबर से इजाजत ली और बोले, बीरबल, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं पंडित जी से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वो हर बार सवाल से जवाब देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो सचमुच अद्भुत हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, देखो कैसे निपटते हो। पहला सवाल। बीरबल, पंडित जी, अगर कोई आदमी चोरी करे और आप उसे पकड़ लें तो क्या आप उसे माफ करेंगे? पंडित, बीरबल जी, क्या चोरी सिर्फ सामान की होती है या भरोसे की भी? बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, पहला पास हुआ। दूसरा सवाल। बीरबल, अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो सबसे पहला आदेश क्या देंगे? पंडित, क्या राजा का पहला आदेश उसकी ताकत दिखाने के लिए होता है या उसकी बुद्धि दिखाने के लिए? दरबार में कुछ दरबारी वाह बोल उठे। तीसरा सवाल, असली दा। बीरबल, अगर आपको पता चले कि आपके ताड़पत्रों में लिखा आधा ज्ञान गलत है तो क्या आप बाकी आधा भी छोड़ देंगे? पंडित थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पंडित, क्या बिना पढ़े कोई जान सकता है कि ज्ञान सही है या गलत? बीरबल ने तुरंत कहा। बीरबल, तो फिर पंडित जी, क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो सही है? पंडित चुप। उनके होंठ हिले, लेकिन कोई सवाल नहीं निकला। असलियत का खुलासा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। बीरबल, हुजूर, ये पंडित जी असल में काशी के नहीं बल्कि आगरा के व्यापारी हैं। ये लोगों को उलझा उलझा कर अपना माल बेचते हैं, और यहाँ भी इन्हें कोई और मकसद से भेजा गया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता? बीरबल, इनके ताड़पत्रों में ज्यादातर बातें अधूरी हैं, ताकि कोई सवाल पूछे तो ये उल्टा सवाल पूछकर बच निकलें। और अभी जब मैंने सीधा सबूत मांगा तो इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं था। न्याय और हास्य। अकबर ने आदेश दिया कि पंडित को बिना सजा दिए बस दरबार से विदा कर दिया जाए, लेकिन ये हिदायत दी जाए कि वो अपने असली पेशे पर लौट जाएं और ज्ञान का व्यापार न करे। पंडित जाते जाते बोले, पंडित हुजूर, तो क्या आज मेरी हार हुई? बीरबल मुस्कुराते हुए, नहीं पंडित जी, हार आपकी नहीं, सवालों की आदत की हुई है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सीख। हर सवाल समझदारी नहीं दिखाता, कभी कभी वो जवाब से बचने का तरीका भी होता है। अगली कहानी। बीरबल और वो बनिया जिसने तौल के तराजू से इंसान को तोलने की ठानी। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी की गलियों में सुबह सुबह एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। लोग कह रहे थे, अरे सुना क्या, सेठ लाला गणेश दास आज किसी इंसान को अपने तराजू से तौलने वाला है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तराजू पर तो सोना चांदी अनाज मसाले तौले जाते हैं, लेकिन इंसान, वो भी पूरे दरबार के सामने। ये खबर अकबर के कानों तक पहुंची और उन्होंने तुरंत सेठ को दरबार में बुलवाया। दरबार में बुलावा। सेठ गणेश दास एक मोटे ताजे गोलमटोल आदमी थे, जिनकी मोटी मूछें और चौड़ा पेट उनकी शान थी। वो हाथ में एक छोटा तराजू और एक बड़ा लकड़ी का तराजू लेकर आए।
अकबर गंभीर स्वर में, सेठ जी, ये क्या सुना जा रहा है? आप इंसान को तौलने की बात कर रहे हैं? सेठ हाथ जोड़कर, हुजूर, जी हाँ, मैंने तराजू बनाने की नई कला सीखी है। इससे मैं किसी भी इंसान का वजन तौल सकता हूँ और उसके चरित्र का अंदाजा लगा सकता हूँ। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। वजन से चरित्र? ये कौन सी विद्या है? बीरबल की दिलचस्पी। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो जानते थे कि ये मामला सीधा नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल सेठ जी, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि आपका तराजू सिर्फ वजन नहीं बताएगा बल्कि ये भी बताएगा कि आदमी ईमानदार है या बेईमान? सेठ, बिल्कुल बीरबल जी। और आज मैं दरबार में सबके सामने इसका प्रदर्शन करूंगा। पहला परीक्षण। सेठ ने कहा, हुजूर, मैं दरबार के किसी भी व्यक्ति को तौल सकता हूं। पहले कोई स्वेच्छा से आगे आए। एक जवान सिपाही आगे आया। सेठ ने उसे तराजू के बड़े पलड़े पर खड़ा किया और दूसरी तरफ पत्थरों से वजन बराबर किया। फिर अपनी मोटी किताब में देखकर बोले, सेठ, इसका वजन 5 मन 12 सेर है। यह बहादुर है लेकिन थोड़ा आलसी भी। सिपाही ने हंसते हुए हामी भर दी, मानो ये सच हो। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर की चुनौती। अकबर को ये खेल मजेदार लगा। अकबर, अच्छा सेठ जी, अगर ये विद्या सच है तो आप मेरे सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल को तौल कर बताइए। सेठ ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। बीरबल का तौलना। बीरबल बड़े आराम से तराजू के पलड़े पर चढ़ गए। सेठ ने वजन बराबर किया और फिर किताब देखकर बोले, सेठ, हुजूर, बीरबल का वजन 4 मन 8 सेर है। और इनका चरित्र? उह, ये बहुत चालाक, हाजिर जवाब, लेकिन कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल बस चुपचाप सेठ को देख रहे थे। बीरबल का संदेह। बीरबल ने सोचा, ये सेठ या तो बहुत बड़ा ढोंगी है या फिर किसी चाल में लगा है। उन्होंने कहा, बीरबल सेठ जी, अगर आपका तराजू सच बताता है तो क्यों न आज इसे एक ऐसे आदमी पर आजमाया जाए जिसका अतीत सिर्फ मैं और बादशाह जानते हैं। सेठ ने बिना सोचे मान लिया। दूसरा परीक्षण, चाल की तैयारी। बीरबल ने गुप्त रूप से सिपाहियों को भेजा और एक अजनबी आदमी को दरबार में बुलवाया। वो आदमी फटेहाल कपड़ों में, बहुत दुबला-पतला और घबराया हुआ था। बीरबल सेठ जी, अब इस आदमी का वजन और चरित्र बताइए। सेठ ने तराजू लगाया, वजन बराबर किया और फिर अपनी किताब में देखकर बोले, सेठ, इसका वजन 3 मन 2 सेर है। यह गरीब है लेकिन ईमानदार। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बीरबल हंस पड़े। सच का खुलासा। बीरबल, हुजूर, ये वही आदमी है जिसे 1 साल पहले दरबार से चोरी करते पकड़ा गया था और सजा दी गई थी। ये न तो पूरी तरह ईमानदार है, न ही इसका वजन किसी चरित्र का प्रमाण है। सेठ का चेहरा उतर गया। अकबर गुस्से में, तो सेठ, ये सब धोखा है। सेठ हकलाने लगा, हुजूर, मैं तो बस लोगों का विश्वास जीतकर अपने तराजू बेचने आया था। बीरबल की सीख भरी चाल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, हुजूर, ये सेठ असल में चरित्र नहीं तौल रहा बल्कि लोगों की आदत का फायदा उठा रहा है। कोई भी जब अपने बारे में आधा सच और आधा चापलूसी सुनता है तो उसे सब सच लगने लगता है। अकबर हंसे, तो फिर इसका क्या किया जाए? बीरबल, सेठ को एक सजा दीजिए कि अब से ये सिर्फ तराजू बेचे मगर चरित्र का तौलना छोड़ दे।
और लोगों को सिखाइए कि इंसान का वजन उसके दिल और दिमाग से होता है, न कि पलड़े से। अंत का हास्य। सेठ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। जाते जाते बीरबल से बोले, सेठ मंत्री जी, लेकिन मानिए कि तराजू ने आपका वजन तो सही बताया। बीरबल हंसते हुए, सेठ जी, वजन सही हो सकता है, लेकिन अक्ल का वजन अभी आपके तराजू में नहीं है। दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख। लोग अक्सर सच और तारीफ का मिलाजुला मिश्रण ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और यही सबसे आसान तरीका है उन्हें धोखा देने का। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मुनीम जो हिसाब उंगलियों से नहीं, कान से करता था। एक बार की बात है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं कवि अपने ताजा शेर सुना रहे थे, कहीं नृत्यांगनाएं अपने पाव की घुंघरुओं की झंकार से माहौल में मिठास घोल रही थीं, तो कहीं सैनिक अपनी जीत की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन इन सबके बीच आज एक अजीब सी चर्चा हो रही थी, कान से हिसाब करने वाला मुनि। दरबार के बाहर और अंदर हर कोई उसी की बातें कर रहा था। कोई कहता, अरे भाई, ये तो चमत्कार है, तो कोई मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे ये तो धोखा है, कान से कौन हिसाब करता है भला। लेकिन सच यह था कि कुछ दिन पहले ही आगरा में एक व्यापारी ने दावा किया था कि उसके पास एक ऐसा मुनीम है जो केवल सुनकर, बिना अबेकस, बिना उंगलियों, बिना कलम कागज के लाखों का हिसाब तुरंत बता देता है। बात इतनी अजीब थी कि अकबर के कानों तक पहुंच गई। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो हर चीज में दिलचस्पी रहती है, ये कान से हिसाब करने वाला मामला सुना तुमने? बीरबल ने शांति से कहा, जहां तक मैंने सुना है, जहां भी अकल और चालाकी की गंध आती है, वहां या तो कोई नया आविष्कार होता है, या फिर कोई पुराना धोखा। अकबर हंसे, तो हमें देखना चाहिए कि ये मुनीम आविष्कार है या धोखा। दरबार में बुलावा। अगले ही दिन आदेश जारी हुआ कि वह मुनीम अपने मालिक के साथ दरबार में उपस्थित हो। जब दोनों पहुंचे तो पूरा दरबार कौतूहल से भर गया। मुनीम दुबला पतला था, पर उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसके कान बड़े बड़े थे, जैसे सुनने के लिए ही बनाए गए हों। मालिक, जो कि एक मोटा सा व्यापारी था, गर्व से बोला, जहां पनाह, ये है मेरे मुनीम रघुपतिलाल जी, जो सिर्फ सुनकर और अपने कानों से गिनकर आपको पलक झपकते ही लाखों करोड़ों का हिसाब बता देंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पर हम परखा चाहेंगे। रघुपतिलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जो आप कहें। बस आपको नंबर जोर से बोलने होंगे और मैं सुनते सुनते हिसाब बता दूंगा। पहला परीक्षण। अकबर ने दरबार के खजांची को बुलाकर कहा, ये जो हिसाब मैंने लिखवाया है, इसे पढ़कर सुनाओ, पर ध्यान रहे, ये कोई साधारण जोड़ घटाव नहीं, बल्कि अलग अलग रकम, अलग अलग सिक्कों के वजन और मूल्यों का मिश्रण है। खजांची ने पढ़ना शुरू किया। 500 तांबे के सिक्के, जिनमें से 40 सिक्के आधे वजन के हैं, 60 चांदी के सिक्के, जिनमें से 10 का वजन 1.5 गुना है, 15 सोने के सिक्के, जिनमें 3 सिक्के शुद्ध सोने के नहीं हैं। पूरा दरबार गिनती और जटिलता सुनकर ही उलझ गया। लेकिन रघुपतिलाल जी ने कान एकदम सीधा किया, एक पल आंख बंद की और तुरंत बोला, कुल मूल्य 387 रुपए और 22 आना। दरबार में हलचल मच गई। खजांची ने गिनकर देखा, उत्तर हूबहू सही था। अकबर ने भौं उठाई, वाह! पर ये तो पहली परीक्षा थी, अभी बाकी हैं। दूसरा परीक्षण, बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ये कान से हिसाब करते हैं तो चलिए इन्हें कुछ ऐसा सुनाया जाए जिसमें संख्या और आवाज दोनों गड़बड़ हों। अकबर ने अनुमति दी।
बीरबल ने एक दरबारी को इशारा किया और धीरे से कहा, संख्याएं पढ़ते समय कभी धीरे, कभी तेज और कभी कभी बीच में खांसकर रुक जाना। दरबारी ने शुरू किया। 200 खांसी, 33 चांदी के सिक्के जिनमें खांसी ईस का वजन आधा है, 40 सोने के सिक्के। इस बार रघुपतिलाल जी ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। कुछ क्षण के बाद बोले, हुजूर, कुल मूल्य शायद 283 रुपए। और बीरबल ने तुरंत कहा, गलत। खजांची ने जांच की, सचमुच गलत था। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, ये कैसे? पहली बार तो बिल्कुल सही निकले, अब क्यों नहीं? रघुपतिलाल जी ने सकपकाकर कहा, हुजूर, मेरी गिनती कान से होती है, लेकिन कान सिर्फ संख्या ही नहीं, बोलने के लय और क्रम को भी गिनते हैं। अगर लय बिगड़ जाए तो गिनती में फर्क आ जाता है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही तो राज है। ये सज्जन वास्तव में उंगलियों से या दिमाग में जोड़ नहीं करते। ये केवल आपके बोले गए शब्दों को क्रम और ध्वनि के हिसाब से याद रखते हैं और उसके पैटर्न से हिसाब निकालते हैं। जैसे ही पैटर्न टूटा, ये गलती कर बैठे। असली खेल का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैंने इनकी चाल समझ ली है। ये हिसाब सुनते समय उंगलियों से छोटे छोटे इशारे करते हैं, जो कि इनकी मानसिक गिनती का हिस्सा है। पहले परीक्षण में ये सहज थे, इसलिए सही बोले। दूसरे में जब आवाज की लय बदली तो इनके पैटर्न में गड़बड़ी हो गई। अकबर ने कहा, तो क्या ये धोखा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पूरी तरह नहीं। ये गणितज्ञ तो हैं, पर इनके कान से गिनने का दावा बस दिखावा है। असल में ये याददाश्त और पैटर्न का खेल खेलते हैं। व्यापारी लाल पीला हो गया, हुजूर, मैं तो समझता था ये सचमुच कान से गिनते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो अब इन्हें अपने कानों के बजाय उंगलियों से काम करने दो और हमारे खजांची को सिखा दो, ताकि हमें मुफ्त में एक और गिनती का तरीका मिल जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का मोड़। लेकिन जैसे ही सभा खत्म हुई, बीरबल को एक दरबारी ने आकर धीरे से कहा, महाराज, आज आपने रघुपतिलाल जी का भंडाफोड़ कर दिया। पर आपको पता है, कल रात इन्हें महल के पीछे किसी अजनबी से बात करते देखा गया था। और वो बातचीत कुछ हिसाब किताब की नहीं, बल्कि खजाने के नक्शे की लग रही थी। बीरबल ने तुरंत सोचा, खजाना और ये मुनीम। मामला अब सिर्फ गिनती का नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सुनहरी मछली जो गवाही दे सकती थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह एक अजीब सी हलचल थी। दरबारियों में कानाफूसी हो रही थी, पहरेदार इधर उधर दौड़ रहे थे और महल के सामने एक लंबी भीड़ जमा थी। कारण, दरबार में एक व्यापारी अपने हाथ में पानी से भरा हुआ शीशे का बर्तन लेकर आया था, जिसमें एक बेहद खूबसूरत चमचमाती सुनहरी मछली तैर रही थी। व्यापारी ने आते ही सलाम किया। जहां पनाह, ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है। ये गवाही दे सकती है। अकबर की भौहें तन गईं और दरबारियों की हंसी छूटते छूटते रुक गई। गवाही? वो भी मछली? अकबर ने आधा मजाक आधा आश्चर्य से कहा। व्यापारी बोला, जी हुजूर, ये मछली किसी को भी सच बोलने पर मजबूर कर देती है। जो भी इसके सामने झूठ बोलेगा, ये पानी में उछलकर उसके चेहरे पर छींटे मार देगी। पूरा दरबार अचानक गंभीर हो गया, लेकिन राजकवी रहीम ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बढ़िया बात है। अब अदालत में सच झूठ की जांच करने के लिए काजी की जगह मछली बैठा दीजिए।
दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को दिलचस्पी हुई। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर ये सच है तो आज दरबार में इसकी परीक्षा होगी, लेकिन याद रखना, अगर ये छल निकला तो तुम्हारी सजा बहुत भारी होगी। मछली की पहली परीक्षा। दरबारियों में सबसे पहले आया महामंत्री। अकबर ने पूछा, बताओ तुम कल रात कहाँ थे? महामंत्री ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मैं तो राजकोष के हिसाब किताब देख रहा था। बस इतना कहना था कि मछली ने अचानक पानी में जोर से छलांग मारी और छींटे सीधे महामंत्री के चेहरे पर पड़े। पूरे दरबार में ओहो की आवाज गूंज गई। अकबर ने शक से महामंत्री को देखा तो, तुम राजकोष नहीं देख रहे थे? महामंत्री हकलाने लगे, वो दरअसल मैं अपने घर में था, लेकिन एक खास मेहमान से मिलने गया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लगता है मछली सही दिशा में तैर रही है। दूसरी परीक्षा, बीरबल का इम्तिहान। अकबर ने सोचा, अगर ये मछली सचमुच सच्चाई पहचानती है तो बीरबल को भी परखना चाहिए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है? बीरबल ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, अगर हर सोच आपके सामने रख दूं तो दरबार की शांति खत्म हो जाएगी। मछली पानी में चुपचाप तैरती रही, कोई छींटा नहीं मारा। अकबर हैरान, मतलब तुम सच कह रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी, और कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा सच होता है। चुनौती का मोड़। लेकिन तभी महल के अंदर से खबर आई, राजकोष से सोना चोरी हो गया है। अकबर गुस्से में, दरबार में ही कोई चोर है। अब ये मछली हमें बताएगी कि कौन है। एक एक दरबारी को मछली के सामने बुलाया गया। किसी ने कहा, मैं निर्दोष हूं। किसी ने कहा, मुझे तो चोरी की खबर अभी मिली। कुछ पर मछली ने छींटे मारे, कुछ पर नहीं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि तीन ऐसे लोग जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे, उन पर भी मछली ने छींटे मारे। अकबर उलझन में पड़ गए, ये क्या खेल है? क्या मछली झूठ पकड़ने में गलती कर रही है? बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने सोचा, अगर ये मछली सचमुच झूठ पकड़ती है तो फिर ईमानदार लोग भी क्यों फंस रहे हैं? रात को उन्होंने चुपके से व्यापारी के कमरे में जाकर मछली का मटका देखा। वहां एक अजीब बात थी, पानी में हल्का सा तेज महक वाला पौधा मिला हुआ था, जो कुछ खास शब्दों की आवाज सुनते ही बुलबुले छोड़ता था और मछली को ऊपर उछलने पर मजबूर कर देता था। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि व्यापारी की चालाकी थी। असली साजिश। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कहा, आज हम अंतिम फैसला सुनाएंगे। व्यापारी गर्व से बोला, हुजूर देख लीजिए, मैंने दरबार में झूठ का अंत कर दिया। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ का अंत तभी होगा जब इस व्यापारी को उसके झूठ की सजा मिले। और उन्होंने मछली का राज सबके सामने खोल दिया। व्यापारी घबराकर बोला, मैं तो बस अपनी कला दिखाना चाहता था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, दरबार में धोखे की कोई जगह नहीं। तुम्हारी कला अब जेल की दीवारें देखेंगी। लेकिन उसी पल अचानक मछली ने पानी से छलांग लगाई और बीरबल के चेहरे पर छींटे मारे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, अब ये क्या है? तुमने तो सच कहा था, फिर ये छींटे क्यों? बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, शायद इस मछली ने भी मेरा एक राज पकड़ लिया है, जो अभी मैं सबको नहीं बता सकता। पूरा दरबार एकदम सन्नाटे में डूब गया। अगली नई कहानी। बीरबल और चुप्पी साधे 100 गवाहों की चुनौती।
एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। मामला ऐसा कि जिसने सुन लिया वह हैरान रह गया, और जो सोचने बैठा वह माथा पकड़कर बैठ गया। दरबार में एक व्यापारी घबराया सा आया। उसके साथ 100 आदमी थे, हर किसी के चेहरे पर डर, लेकिन होठों पर ताला। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे गोदाम से कीमती माल चोरी हो गया है और इन 100 लोगों ने चोरी होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अकबर ने चौंक कर कहा, तो फिर ये गवाह बयान क्यों नहीं दे रहे? व्यापारी बोला, हुजूर, ये सब किसी अजीब वजह से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। अकबर ने उन 100 लोगों की तरफ देखा, हर कोई नजरें झुका रहा था, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी हो। बादशाह ने सख्ती से कहा, ये मुगलिया सल्तनत है, यहाँ सच बोलना पड़ेगा। लेकिन नतीजा वही सन्नाटा। दरबार में हलचल मच गई। कोई कह रहा था, शायद डर के मारे चुप हैं, तो कोई बोला, लगता है कोई कसम खा रखी है। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। कल सुबह तक इन 100 लोगों को सच बुलवा दो, वरना चोरी का राज हमेशा के लिए दब जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कल सुबह ये 100 लोग अपने मुंह से खुद ही सच उगल देंगे, बिना किसी को धमकाए, बिना यातना दिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई, ये कैसे करेगा? अकबर ने भी शक से पूछा, अगर न हुआ तो? बीरबल ने शांति से कहा, तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। रात की चांद। उस रात बीरबल ने 100 गवाहों को एक बड़े हॉल में बुलवाया। बीच में एक लंबा पर्दा लगवाया, जिसके पीछे किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सभी के सामने उन्होंने घोषणा की, इस पर्दे के पीछे एक पवित्र मूर्ति है, जो झूठ बोलने वालों को पहचान लेती है। अगर कोई चोरी की सच्चाई छिपाएगा, तो सुबह होते होते उसका चेहरा नीला पड़ जाएगा। गवाह आपस में देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हल्का डर झलकने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक एक करके पर्दे के पीछे जाओ, मूर्ति के सिर को हाथ लगाओ और बाहर आ जाओ। असल में पर्दे के पीछे कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक साधारण लकड़ी का सिर था, जिस पर बीरबल ने गुपचुप तरीके से कोयला मल रखा था। जो सच जानता था और डर रहा था कि वह झूठा समझा जाएगा, उसने सिर को छूने से बचने की कोशिश की। सुबह जब सबको बाहर लाया गया, तो बीरबल ने कहा, जो सच छुपा रहे हैं, उनका चेहरा नीला है। अकबर ने देखा, किसी का चेहरा नीला नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब सब सच बोल रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, नीला रंग चेहरों पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर को छुआ ही नहीं। जिसने सच देखा और छिपा रहा, वह डर के मारे मूर्ति को छूने से बच गया। फिर उन्होंने सबके हाथ दिखाने को कहा। कई के हाथों में कोयले का निशान था, लेकिन जिनके हाथ साफ थे, वही असल में चोरी के गवाह थे और सच्चाई छुपा रहे थे। सच का खुलासा। जब उन साफ हाथ वालों से कड़ाई से पूछा गया, तो राज खुल गया।